हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता। और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रोम, चीन और माया सभ्यता के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रोमन सभ्यता से। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? रोम मध्य इटली में, यानी कि इटली के मध्य में था एक शहर, टाइबर नदी के किनारे। इस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर, 7 हिल्स पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। 7 पहाड़ियों पर बसे होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? 7 पहाड़ियों का नगर भी इसे कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन, रोमन सभ्यता को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है? तो रोमन सभ्यता को राजनीतिक दृष्टि से हम बांट सकते हैं 4 कालों में। राजतंत्र काल, जब राजा का शासन था। गणतंत्र काल, जब चुने हुए मुखिया थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से। और सैनिक अधिनायकों का काल, जब सैन्य शासकों ने वहां के हम कह सकते हैं शासन पर अपना बलपूर्वक कब्जा किया। और साम्राज्यवादी काल, जब एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र को अपने अधीन लाना शुरू किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो राजनीतिक दृष्टि से हम इन 4 कालों में रोमन सभ्यता के इतिहास को बांट सकते हैं: राजतंत्र, गणतंत्र, सैनिक अधिनायक और साम्राज्यवादी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। रोम एक विशाल साम्राज्य बनने से पहले क्या था? एक नगर राज्य था, एक सिटी स्टेट था। और एट्रस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने, एट्रस्कन जनजाति ने। रोम सभ्यता में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? राजा। सर्वोच्च पदाधिकारी राजा था। और असीमित अधिकारों ने उसे निरंकुश बना दिया था, डेस्पोटिक तानाशाह बना दिया था। उसे दैवीय सत्ता प्राप्त मानी जाती थी। और यहाँ का जो समाज था वो पेट्रीशियन और प्लेबियन, इन 2 वर्गों में विभाजित था। किन 2 वर्गों में? पेट्रीशियन और प्लेबियन। पेट्रीशियन वर्ग में लैटिन लोग थे, लैटिन भाषा बोलने वाले लोग थे, जो रोम के स्थायी या मूल निवासी थे, जिनके लिए माना जाता था कि उनकी उत्पत्ति, उनके पूर्वजों की उत्पत्ति रोम में ही हुई है। ये वहां के स्थायी निवासी थे, बाहर से नहीं आए हुए थे, मूल निवासी थे पेट्रीशियन लोग। तो पैट्रिशियन में किन लोगों को शामिल किया गया था? उच्च वर्ग के लोगों, उच्च संभ्रांत व कुलीन परिवार के लोग आते थे। और दूसरा वर्ग था प्लेबियन वर्ग। इसमें कौन आते थे? भूमिहीन, गरीब और श्रमिक मजदूर लोग आते थे। और ये लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहते थे। तो इस प्रकार की ये रोम की शासन व्यवस्था थी कि वहां राजा को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त थी। समाज 2 वर्गों, पेट्रीशियन प्लेबियन में विभाजित था। पेट्रीशियन में उच्च वर्ग के लोग थे और प्लेबियन में निम्न वर्ग के लोग थे, भूमिहीन, गरीब और श्रमिक। और इन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं मिले हुए थे, इन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकारों के लिए। रोमन सभ्यता के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का हमें वर्णन करना है। फोर्थ क्वेश्चन, तो रोमन सभ्यता के प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का अब हम विवरण पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था उनकी कैसी थी? तो रोम में क्या थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी, रिपब्लिक सिस्टम प्रचलित था। तो रिपब्लिक में क्या होगा कि जो शासक है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाएगा। तो वहां क्या व्यवस्था थी? जनता किसे चुनती थी? सीनेट को। जो कानून बनाने वाली संस्था थी सीनेट, उसे कौन चुनता था? जनता चुनती थी। और सीनेट में कितने मेंबर्स चुने जाते थे? 300 मेंबर्स चुने जाते थे। ये सदस्य क्या करते थे? शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, शासन व्यवस्था चलाते थे वहां की। और शासन व्यवस्था का संचालन करने वालों में पैट्रिशियन वर्ग के लोग शामिल थे। अभी हमने डिस्कस किया पैट्रिशियन वर्ग में कौन थे?
उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, कुलीन संभ्रांत वर्ग के लोग शामिल थे। तो ये सीनेट के मेंबर्स बनते थे। सीनेट दो न्यायाधीशों को नियुक्त करती थी। इन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? कौंसल कहा जाता था। और सीनेट इन न्यायाधीशों को नियुक्त करती थी, तो इनका कार्यकाल 1 साल का होता था, 1 वर्ष का। कौंसल की सहायता के लिए होता था एक वित्त अधिकारी, एक फाइनेंस ऑफिसर होता था, जिसे कहते थे क्वेस्टर्स। इनके न्यायाधीश को क्या कहते थे? कौंसल। और वित्त अधिकारी को क्या कहते थे? क्वेस्टर्स कहते थे। प्रांतों का शासन कौन संचालित करता था? गवर्नर। प्रांतों का शासन गवर्नर संचालित करता था। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। इन्हें वेतन नहीं मिलता था, जिस कारण ये जनता से जबरदस्ती अधिक कर वसूलते थे। और सीनेट यहाँ क्या थी? सर्वोपरि थी, सबसे ऊपर थी। इसके द्वारा पारित कानून को असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती थी। तो जो सीनेट की शक्ति है वो सर्वोपरि थी, और असेंबली इसके कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने क्या क्या मेन चीजें देखी? हमने यहाँ देखा, पहली चीज तो क्या थी? गणतंत्र था। दूसरा, सीनेट चुनी जाती थी जनता के द्वारा। और सीनेट में पैट्रिशियन वर्ग के लोग थे। सीनेट न्यायाधीशों को नियुक्त करती थी। न्यायाधीश को क्या कहते थे? कौंसल। और एक वित्त अधिकारी था, वित्त अधिकारी को क्या कहते थे? क्वेस्टर्स। न्यायाधीश को कौंसल, वित्त अधिकारी को क्वेस्टर्स कहते थे। और प्रांतों का शासन कौन चलाता था? गवर्नर। और गवर्नर को वेतन नहीं मिलता था, इसलिए वो ज्यादा कर वसूलते थे। सीनेट सर्वोपरि थी, सबसे ऊपर क्या थी? सीनेट थी। तो इसके बाद है रोम की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? प्रमुख आजीविका कृषि और पशुपालन से चलती थी इनकी आजीविका। और यहाँ गेहूं, बाजरा, जौ, अंगूर, जैतून, सेब, ये क्या थे? उनके प्रमुख फसलें थी। तो लिवलीहुड का मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर और ये पशुपालन था। और ये इनकी प्रमुख फसलें थी। और भूमि पर किसका स्वामित्व था? अमीर लोगों का, धनी पुरुषों का स्वामित्व था। और इसके अलावा और क्या काम किए जाते थे? बर्तन, सोने चांदी के आभूषण इत्यादि का कार्य किया जाता था। और नमक का उत्पादन भी किया जाता था। और खानों से भी, यानी कि वो खनन भी करते थे धातुओं का, इनसे भी इन्हें आय प्राप्त होती थी। और दूसरे देशों से भी इनका व्यापार था। वो चीन से क्या मंगवाते थे? रेशम, यूनान से लोहा, अफ्रीका से धातु मेटल्स, और भारत से क्या मंगवाते थे? मलमल। इन चीजों का वो आयात करते थे। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली का वहां प्रचलन था। परिवार के सदस्यों के लिए मुखिया की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। मुखिया की आज्ञा को उन्हें मानना पड़ता था। रोम के निवासियों के सामाजिक जीवन की मूल आधारशिला क्या था? परिवार ही था। यानी कि उनके समाज का जो मूल आधार है वो क्या था? परिवार था। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था। जो उनकी शासन व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था से काफी हद तक प्रभावित थी। और वो प्रकृति के देवताओं की बजाय किसकी पूजा करते थे? आत्माओं की पूजा में ज्यादा विश्वास करते थे। पीछे हमने पढ़ा मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता को, तो वो लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इस तरीके से प्रकृति की पूजा कर रहे थे। लेकिन इन्होंने प्रकृति की बजाय आत्माओं की पूजा में ज्यादा विश्वास किया, रोमन सभ्यता वालों ने। तो इनके देवताओं के नाम क्या थे? जुपिटर शांति का देवता, मार्स युद्ध का देवता, वीनस प्रेम की देवी, वेस्टा अग्नि का देवता, अपोलो संगीत और कला का देवता। तो ये थी उनकी धार्मिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र पर रोमन साम्राज्य से जुड़े देशों को दर्शाना है कि रोमन साम्राज्य से दूसरे कौन से देश जुड़े हुए थे। तो ये यूरोप में, यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या था? रोमन साम्राज्य। इसके पास है नेपल्स, फ्रांस, और ये यूनानी सभ्यता। और इसके ये क्षेत्र है डेसिया, मकडूनिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जुड़ी हुई थी। ये जो सारा डॉटेड एरिया इन सभ्यताओं को
जुड़ा हुआ दिखा रहा है। दूसरा देश जुड़ा हुआ था सीरिया, और ये मिस्र, मिस्र की सभ्यता। तो हमने देखा कि ये रोम, यूनान, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, आपस में इनका व्यापार भी होता था। तो ये रोमन जो सभ्यता है मुख्य रूप से ये जो हमें दिख रहा है क्षेत्र भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में, इटली में ये फैली हुई थी। तो अगर वर्ल्ड मैप में हमें एग्जाम में लोकेट करना आएगा तो इसे हम कर सकते हैं। इन सभी सभ्यताओं को इसमें हम दिखा सकते हैं कि अफ्रीका में ये है मिस्र की सभ्यता, और इधर पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूरोप में यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इन्हें हम यहाँ दर्शाएंगे। एंड देन रोमन सभ्यता के सामाजिक वर्ग, इनकी सूची बनानी है। तो रोमन सभ्यता में राजतंत्र था जब, उस समय समाज दो वर्गों में विभाजित था, पैट्रिशियन और दूसरा क्या था, प्लेबियन वर्ग। पैट्रिशियन वर्ग में कौन थे, लैटिन लोग शामिल थे, जो लैटिन बोलते थे। ये रोम के क्या थे, मूल निवासी थे, वास्तविक निवासी थे, एबोर्जिनीज थे वहां के। इस वर्ग में रोम के संभ्रांत उच्च व कुलीन परिवार के व्यक्ति शामिल थे। इस वर्ग में उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, और दूसरा वर्ग था प्लेबियन वर्ग। इस वर्ग के लोगों को ज्यादा राजनीतिक अधिकार नहीं थे। इस वर्ग में स्वतंत्र दास, भूमिहीन व गरीब व्यक्ति आते थे, और यह वर्ग अपने अधिकारों के लिए क्या करता रहता था, संघर्ष करता रहता था। तो पैट्रिशियन वर्ग उच्च वर्ग के लोगों का समूह था, प्लेबियन वर्ग निर्धन व गरीब लोगों का समूह था, और इन्हें कोई विशेष अधिकार भी नहीं मिले हुए थे। तो रोमन सभ्यता का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक जीवन इनका कैसा था। चीन में राजा कैसा था, निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता था। वह न्यायाधीश और पुरोहित होता था। ये काम भी वही राजा ही करता था, यानी कि सारी शक्तियां जो है राजा के पद में ही केंद्रित थी। निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, और वो न्यायाधीश और पुरोहित का कार्य करता था। यहाँ राजा को क्या कहा जाता था, वांग। और मिस्र की सभ्यता में क्या कहा जाता था, फराओ। और जनता उसे क्या कहती थी कि वो ईश्वर का पुत्र या ईश्वर की संतान है। तो यहाँ भी उसे दैवीय अधिकार प्राप्त थे, जैसा हमने रोमन साम्राज्य में भी देखा, तथा उसे अपना पिता मानती थी। शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद के अधीन 4 मंत्री राजा को परामर्श देने का कार्य करते थे। कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्य होते थे। तो मंत्री परिषद के अधीन क्या थे, 4 मंत्री थे, वो राजा को परामर्श देते थे। और कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि फैसलों को लागू करती थी, इसमें 6 मेंबर्स थे, और योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। यानी कि चीन में उस समय योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हो रही थी। सामाजिक जीवन चीनी समाज में भी रोमन समाज की तरह क्या थी, संयुक्त परिवार प्रणाली थी। यहाँ भी संयुक्त परिवार प्रणाली, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। सभी निर्णय परिवार का मुखिया लेता था, जैसे कि रोमन साम्राज्य में मुखिया का स्थान महत्वपूर्ण था। समाज में शिष्टाचार व नैतिकता पूर्ण कार्य किए जाने का प्रचलन था, यानी कि उनका समाज शिष्ट था, सिविलाइज्ड था। चीनियों के अनुसार संसार निर्माता ने समाज के 4 वर्ग बनाए। वो समाज के 4 वर्ग कंसीडर करते थे। पहला वर्ग था मदारिन, इसमें कौन थे, विद्वान, अध्यापक और उच्च शिक्षित लोग आते थे मंदारिन वर्ग में। दूसरा वर्ग किसानों का, तीसरा कारीगरों का, और चौथा वर्ग व्यापारियों का होता था। तो इस तरीके से उन्होंने ये इस समाज में विभाजन किया हुआ था कि ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। धार्मिक जीवन चीन के साधारण लोग क्या थे, बहुदेववादी। जो आम लोग थे वो बहुत सारे देवताओं को मानते थे, और जो विद्वान थे वो एक ही देवता को मानते थे, एकेश्वरवादी थे। और प्रकृति की पूजा को वो श्रेष्ठ मानते थे,
यंग कौन था? आकाश का देवता। चीन वायु और पृथ्वी का देवता था। तो हमने देखा रोमन साम्राज्य के लोग प्रकृति की पूजा कम करते थे, वो आत्मा की पूजा करते थे, लेकिन चीन वाले इसकी प्रकृति की पूजा करते थे। यंग आकाश का देवता, चीन वायु पृथ्वी का देवता। चीनी भूत प्रेत जादू टोने तथा अपशगुन में विश्वास रखते थे। चीन में 6वीं शताब्दी से पूर्व में भारत में भारत में यहाँ से बौद्ध धर्म का भूत प्रसार हुआ। आर्थिक जीवन कैसा था? इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन व उद्योग तथा मछली पकड़ना था। और चीनी लोग क्या फसलें बोते थे? बाजरा, गेहूं, चावल, फलों की खेती करते थे। और जहां पर भूमि भूमि अधिक उपजाऊ होती वहां 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यह प्रणाली चिंग प्रणाली के नाम से भी चिंगतियेन प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। चीन में उद्योग धंधों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। चीन में व्यवसाय का वंशानुगत हाथ होता था। यह व्यवस्था यह व्यवसाय बदलना पाप समझा जाता था। चीनी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास की क्या विशेषताएं थी? आर्थिक इतिहास क्या था इनका? आर्थिक रूप से ये संपन्न थे और क्या काम करते थे? पशुपालन, कृषि, रेशम, वस्त्र उद्योग, मछली पकड़ना, इस प्रकार के कार्य करते थे। और इतिहास को पढ़ने पर पता चलता है कि ये लोग वंशानुगत व्यवसाय करते थे। किसान का बेटा किसान बनता था। इसे पैतृक व्यवसाय भी कहा जाता था। जब कोई संतान अपने पिता के व्यवसाय को अपनाती है तो उसे क्या कहते हैं? पैतृक व्यवसाय कहा जाता है। और इसे बदलना पाप माना जाता था। सामाजिक इतिहास। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। समाज के सदस्य मुखिया के अधीन रहकर सारे कार्य करते थे। पैतृक व्यवसाय में ही आजीविका का आधार होता था। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, एक ही जो मुखिया था उसके अधीन सब कार्य करते थे और पैतृक व्यवसाय ही आजीविका का मुख्य आधार था। इसके अलावा समाज में कौन लोग थे? विद्वान, अध्यापक, शिक्षित लोग, किसान, कारीगर, व्यापारी आदि सभी वर्गों के लोग रहते थे। फिर है धार्मिक इतिहास। चीन के लोग प्रकृति की नहीं, ये चीन के लोग सॉरी आत्मा की प्रकृति की पूजा करते थे। और इनके प्रमुख देवता कौन थे? यंग आकाश। रोमन सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आत्मा की। चीन के लोग प्रकृति की। तो इनके देवता थे यंग आकाश, चीन पृथ्वी, वायु का देवता। और इन्हें मुख्य माना जाता था। ये अंधविश्वास, जादू टोने, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ से प्रमुख दार्शनिक मत थे। चीन के प्रमुख दार्शनिक मत कौन से थे? कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, जिसे चीन के लोग इस नाम से पुकारते थे, कुशजू के नाम से पुकारते थे। चीनी प्रांत की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आइए देखें इनकी प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इनकी प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? 2 या 3 गांवों के समूह को मिलाकर क्या बनता था? फू बनता था। गांव को क्या कहते थे? हीन। 2 या 3 गांवों के हीन को मिलाकर एक फू बनता था। फू को एक प्रांत के समान माना जाता था। प्रांतों को वो क्या कहते थे? सैंग भी कहते थे। छोटे छोटे गांव और नगर की शासन व्यवस्था कौन चलाते थे? न्यायाधीश और राज्यपाल चलाते थे। और इनकी नियुक्ति वांग यानी कि सम्राट के द्वारा की जाती थी। 2-3 गांवों का समूह कहलाता था फू। और फू को क्या कहते थे? प्रांत कहते थे, सैंग भी कहते थे। और इनकी शासन व्यवस्था न्यायाधीश और राज्यपाल चलाते थे। और न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति वांग या सम्राट के द्वारा की जाती थी। चीन की सभ्यता के उदय में भूमिका अदा करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? इन्हें मानचित्र पर दर्शाना है। प्रमुख नदियां हैं सिक्यांग, हवांगहो और वांगहो। चलिए अब हम इन्हें मैप पर भी देख लें। सिक्यांग,
वांगहो और वांगहो। ये थी चीन की प्रमुख नदियां, सिक्यांग और वांगहो नदी। इसके बाद कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं हमने बतानी है। कन्फ्यूशियस क्या था? एक दार्शनिक और समाज सुधारक था। उन्होंने ईश्वर के बारे में उपदेश न देकर समाज सुधार के कार्य किए। शासक का अधिकार आज्ञा देना तथा शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। और उन्होंने क्या कहा कि यह आवश्यक है कि आदेश देने वाले का शासन नीति, न्याय व औचित्य पर आधारित हो। बौद्ध धर्म हमेशा ये इनकी शिक्षाएं क्या थी? अच्छे व सच्चे कर्म करना, मीठी वाणी बोलना, तृष्णा व लोभ से दूर रहना, अपनी गलतियों को याद रखकर भविष्य के कार्य सचेत होकर करना, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना। उपरोक्त दोनों दर्शनों की शिक्षाओं को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों दर्शन व्यक्ति और समाज के सुधार व श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे माया सभ्यता, जो कि अमेरिका में फली फूली। माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली हुई थी? माया सभ्यता दक्षिण पूर्व मैक्सिको, मैक्सिको के कुछ हिस्से, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर, इन क्षेत्रों के पश्चिमी हिस्सों में ये फैली हुई थी। माया सभ्यता का युग किसे माना जाता है? क्लासिक अवधि, जो कि 250 ईस्वी के आस ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी, इस सभ्यता का प्रमुख ये नगर माना जाता है। माया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो माया सभ्यता के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया को क्या कहते थे? हेलेक यूनिक या असली पुरुष कहते थे। और वो राज्य का लौकिक या अलौकिक प्रतिनिधि माना जाता था। यानी इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी वो राज्य का प्रतिनिधि माना जाता था। मुखिया का पद अनुवांशिक होता था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार के पास वो बना रहता था। और शहरों के विभिन्न मंडलों के सरदार इनके अधीन होते थे, जिनको क्या कहते थे? बाता बोब कहते थे। शहरों के विभिन्न मंडलों के सरदार, ये बाता बोब क्या करते थे? शहर के शासन की देखरेख करते थे। विभिन्न उपमंडलों के सरदारों के सदस्यों से बनी एक नगर परिषद भी होती थी। आवश्यकता पड़ने पर ये बाता बोब सेना का नेतृत्व भी करते थे। आर्थिक जीवन क्या कुछ वो अपनी आजीविका के लिए करते थे? वो गेहूं, चना, जौ, नारियल, गन्ना, इन फसलों को वो उगाते थे। पशुपालन में गाय और बकरी इनके प्रमुख पशु थे, जिन्हें की आज भी पाला जाता है। और माया सभ्यता में सूती बस्तर, तांबे की घंटियां, नाव, तलवार, आभूषण बनाना प्रमुख कार्य थे। ये लकड़ी के नक्काशीदार घर भी बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक जीवन सॉरी धार्मिक जीवन। माया सभ्यता के लोग किसी कार्य को करने से पहले देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया करते थे। और प्रत्येक नगर राज्य के अपने अपने देवता होते थे। देवताओं के चित्र पचकारी मुखौटों से बनाए जाते थे। इन देवी देवताओं की पूजा चबूतरे पर बने मंदिरों में होती थी। तो ये क्या करते थे? बलि देते थे। और प्रत्येक नगर राज्य के अपने अपने देवता थे, यानी बहुदेववाद में, देवेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सामाजिक जीवन इनका साधारण था। और यह सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य नहीं, बल्कि छोटे गांव व शहरों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। यह अपने आप में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे गांव व शहरों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। और इस सभ्यता में घरों की दीवारें लकड़ी की होती थी। घरों की छतों को ताड़ के पत्तों से बनाया जाता था। इस सभ्यता में स्थित नगरों की खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन, नक्काशी व कलात्मक वस्तुएं इनके जीवन के विषय में जानकारी देती है। इस सभ्यता के लोग कच्चे घरों में रहते थे और
हेलेक यूनिक और अन्य धनी वर्ग के लोगों के लिए नकाशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाए जाते थे। अमीर वर्ग के लोगों के घर सुंदर और मजबूत होते थे। कच्चे घरों को क्या कहते थे? नाव। और चौड़ी सड़कों को स्कैब कहा जाता था। अब है अमेरिका के मानचित्र पर माया सभ्यता से जुड़े परिदृश्य को या इससे जुड़े स्थानों को हमें अंकित करना है। तो माया सभ्यता कहाँ थी? ये मध्य अमेरिका में फैली हुई थी। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इनके बीच में ये फैली हुई थी। तो इस माया सभ्यता से कौन से स्थान जुड़े हुए थे? बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला। बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ये क्षेत्र माया सभ्यता से जुड़े हुए थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया सभ्यता के पंचांग की सुमेरियन सभ्यता के पंचांग से तुलना करें। माया सभ्यता का पंचांग कैसा था? 3114 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया और इस कैलेंडर में हर 394 वर्षों के बाद बाख्तून नाम एक काल का अंत माना जाता था। तो ये था माया सभ्यता अमेरिका का सभ्यता का कैलेंडर। और सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का कैलेंडर कैसा था? ये हिंदू संस्कृति पर आधारित सभ्यता के पंचांग जैसा है। सुमेरिया वालों का 12 महीनों का ही एक साल है और उनकी मास गणना हिंदू पंचांग की तरह चंद्रमा की गतिविधियों पर आधारित थी। तो ये हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के बड़े क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।